हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हेलिक्स में। तो अभी तक हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक्स पढ़ा, जिसके अंदर हम लोगों ने पता लगाया कि एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कैसे केमिकल बॉन्डिंग होती है, क्यों केमिकल बॉन्डिंग होती है। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स देखा और उसमें हमने बहुत सारे बॉन्ड्स देखे, जिसके अंदर से हमने सेकेंडरी बॉन्ड्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ा। उसके अलावा हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑक्टेट रूल, जो फाउंडेशन है किसका, लुईस थ्योरी का, है ना, या लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्टेट रूल के ऊपर ही बेस्ड है। और ऑक्टेट रूल से ही निकल कर आता है फॉर्मल चार्ज, है ना। उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम इस थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, या इसकी थ्योरी देखने वाले हैं कि एक्चुअल में इसने क्या क्या बातें कही थी। हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अब आता है थ्योरी वाला पार्ट। मैं इसको तो बाद के लिए इसलिए सेव करके रखता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा बोरिंग होता है, तो मेन कॉन्सेप्ट से हम लोग ना भटक जाएं, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले समझा दिया है। उसके बाद हम लोगों ने थ्योरी पढ़नी है। तो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने ऑक्टेट रूल को कैसे समझा था। तो ऑक्टेट रूल को समझने के लिए हम लोगों ने ये बोला कि जो ऑक्टेट रूल होता है उसका बेसिक मतलब ये होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल हर एक एलिमेंट कंप्लीट करना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया होता है किसी भी एलिमेंट के स्टेबल होने का, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि जो ऑक्टेट रूल होता है वो मोस्टली एप्लीकेबल होता है सेकंड पीरियड के एलिमेंट के लिए। किसके लिए? सेकंड पीरियड के एलिमेंट के लिए। हम लोगों ने एग्जाम्पल से शुरुआत करी थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कार्बन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? सेकंड शेल। सेकंड शेल इसका क्या है? आउटर मोस्ट शेल है। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है? 4 है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 4 है। 8 करने के लिए इसको कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा? 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो बताओ नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाएगा? 4 बनाएगा। कोई भी एलिमेंट 4 बॉन्ड्स कब बनाएगा? जब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हो। 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब उसके पास ऑलरेडी 4 हो। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन जो है, या फिर मैं कहूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी आपको दिखेगा, इसका सीधा मतलब यह है कि वो एलिमेंट 4 बॉन्ड्स बनाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल CH4। समझ में आई आपको ये बात? बहुत ही इजी सी बात थी। आगे चलते हैं, हमारे पास में आ जाता है नाइट्रोजन। हमने क्या देखा कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसी के पास भी अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड्स बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया। बहुत ही इजी बना दिया है मैंने आप लोगों को ऑक्टेट रूल, जो कि स्टूडेंट्स को ड्रॉप ईयर में पहुंचने तक भी समझ नहीं आता है। यहां पर देखना, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 की रिक्वायरमेंट है। तो बॉन्ड कितने बनाएगा? 2 बनाएगा। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। आगे देखना, हमारे पास में फ्लोरीन है जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। 8 करने के लिए कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल HF। उसके बाद में हमारे पास में नियॉन आता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि रेफरेंस है किसका? ऑक्टेट का रेफरेंस ही क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बताओ बॉन्ड्स कितने बनाएगा? 0। क्या एग्जाम्पल होगा? नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां से कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखना एक बार, हमारे पास में नाइट्रोजन है, ठीक है। इसकी तो हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूंगा तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आएगा? बताओ। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहले कितने थे? 5 थे। एक निकाल दिया मतलब 4 हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? कार्बन में होते हैं। तो बाहर से देखा तो
नाइट्रोजन दिख रहा था, अंदर जाकर देखा तो कौन निकला? बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक जब हम अंदर गए तो कौन निकला? ये कार्बन निकला। तो बिहेव भी कैसा करेगा? कार्बन जैसा बिहेव करेगा। पहले इसके पास में जब 5 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 की रिक्वायरमेंट थी, तो बॉन्ड्स बना रहा था 3। लेकिन अब ये अंदर से कौन है? कार्बन है, जिसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी के पास भी है तो बॉन्ड्स कितने बनाएगा बताओ? 4 बनाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अमोनियम आयन, NH4+। अरे समझ में आया? अगर मान लो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन वाला, इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहां पर? 6 इलेक्ट्रॉन। किसके जैसा हो गया? ये ऑक्सीजन जैसा हो गया। ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है आप लोगों को? तो ये इसका ऑक्सीजन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दूर से देखा तो नाइट्रोजन उछल रहा था, पास आकर देखा तो हमारे पास में कौन था? ऑक्सीजन था। कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बताओ कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। किसके जैसा बिहेव करेगा? वाटर जैसा ही तो बिहेव करेगा। अरे वाटर जैसा ही तो कंपाउंड बनेगा, तो NH2- बोल देंगे। नाइट्रोजन के ऊपर यहां पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, बताओ नाइट्रोजन के ऊपर अगर 2- का चार्ज आ जाए तो बताओ किसके जैसा हो जाएगा? लाइक फ्लोरीन, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये NH-2 बन जाएगा। देखना एक बार, इसके ऊपर हम लोगों ने एक सवाल किया। सवाल बिल्कुल सिंपल सा था। वापस से करते हैं एक बार, यही सवाल हम लोग वापस से करेंगे। क्या था? ये हमारे पास में सवाल था, और सवाल क्या था कि इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? बताओ। ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया? एक बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन एक बॉन्ड कब बनाएगी? जब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने, कोई भी एलिमेंट, ऑक्सीजन को छोड़ो यहां पर, कोई भी एलिमेंट एक बॉन्ड कब बनाएगा? जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऑक्सीजन में बोल रहा हूं, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? इसके ऊपर -1 का चार्ज है। इसके ऊपर किसका चार्ज है? -1 का चार्ज है। बताओ, अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं, इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड कब बनाती है? जब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो क्या बोल दूं मैं इसके ऊपर? 0 चार्ज है। यहां पर ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? ऑक्सीजन ने यहां पर 3 बॉन्ड बनाए। डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ में और सिंगल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ में। टोटल बॉन्ड्स का नंबर कितना है? 3 है। बताओ ऑक्सीजन 3 बॉन्ड कब बनाएगी? ऑक्सीजन के पास नॉर्मली 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बनाती है। लेकिन अगर उस ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए, अगर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो बताओ क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाने के लिए मजबूर हो जाएगी। हम ये बोलेंगे कि यहां पर ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए। इन्हीं चार्जेस को फॉर्मल चार्ज का नाम दिया गया। इन्हीं चार्जेस को किसका नाम दिया गया? फॉर्मल चार्ज का नाम दिया गया, जो कि लुईस थ्योरी या लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मेन फाउंडेशन थी, ऑक्टेट रूल एंड फॉर्मल चार्ज, जो कि हम लोग यहां पर बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ एक एग्जाम्पल करेंगे। अब हम बात करेंगे इसके थोड़े थियोरिटिकल पोर्शन की। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन अब हम लोगों को थ्योरी पे आना ही पड़ेगा। ठीक है, देखना क्या बोलता है। लुईस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय गिलबर्ट एंड लुईस टू एक्सप्लेन हाउ एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स यूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये बात बहुत ही बेसिक सी हमको पता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। आगे चलने पे हमको देखना है, द थ्योरी फोकसेस मेनली ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करी। हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करी, हमने इनर शेल्स को हटा दिया था। ठीक है,
आगे चलते हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, या वाई सम सब्सटेंसेस एक्ट लाइक एसिड एंड बेसिस। देखना, यहां पर हम लोगों ने बॉन्ड्स की बात कर ली। अब यहां पर एक नई बात आती है। अभी तक का जितना भी हम लोगों ने देखा सब हमको पता था। यहां पर ये दो नए कॉन्सेप्ट आते हैं जो लुइस ने ही बताए थे। क्या बताया कि देखना, जब भी कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी स्पीसीज बोल देते हैं हम लोग, है ना, एनी स्पीसीज, एनी स्पीसीज, अगर इसके पास में दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये होगी इलेक्ट्रॉन रिच, या होगी इलेक्ट्रॉन पुअर। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर जो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसके पास एक कैपेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेसिटी होगी। अरे कोई अमीर होता है तभी तो दान करता है। अरे जो अमीर होता है वही तो दान करता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स से धनी है ये, अगर इसके पास में भर भर के इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स का दान कर सकता है। अरे बताओ, ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन्स का दान कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसके पास में पूरे दिन मांगते फिरने के अलावा कोई काम नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पुअर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये गरीब आदमी है। बेचारा गरीब आदमी क्या करता है? भीख मांगता है। तो क्या करेगा ये? इलेक्ट्रॉन्स को जो भी देगा, जैसे गरीब आदमी सड़क पर भीख मांग रहा है, उसको कोई 2 रुपए दे दे, चाहे 4 रुपए दे दे, चाहे 10 रुपए दे दे, वो हमेशा मांगता रहेगा। वो पैसों का एक्सेप्टर है। आप उसको खाना दे दो, खाना ले लेगा। ही इज एक्सेप्टर। और जो रिच आदमी है, जो आप जैसे लोग है ना, आप लोग रिच लोग हैं, आप लोग क्या करेंगे? उसको दान करेंगे, है ना, आप लोग उसको देंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पुअर का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन और यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटर बोल देते हैं ना। तो लुईस ने यह कहा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हम उसको बोलते हैं बेस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये बात किसने बोली? लुईस ने बोली, इसलिए इसका नाम पड़ा लुईस बेस। और इसका नाम पड़ा लुईस एसिड। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा वो लुईस बेस होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद उसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में आपके पास में मान लीजिए अमोनिया है। अगर मैं इस अमोनिया की बात करूं तो बताओ, नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नाइट्रोजन के पास में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसने क्या किया है? 3 के साथ में बॉन्ड बनाया है। ये एक बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड।
अब इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं। ये वो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, इनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इनका स्पेसिफाइड नाम होता है जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर। ये लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन्स का ये वो जोड़ा है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं किया है। ये कौन सा जोड़ा है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं किया है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा है ये। पेयर मतलब क्या है यहां पर? जोड़ा। दो इलेक्ट्रॉन साथ में मिलेंगे तभी लोन पेयर बोलेंगे हम उसको, ठीक है। तो अगर इसके पास में ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी इसके पास यहां पे देख लो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं जिन्होंने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं किया है, तो इस बॉन्ड बॉन्ड में जो पार्टिसिपेशन ना करने वाले इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। और इस डोनेशन से जो बॉन्ड बनेगा इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस डोनेशन से क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बात हम लोगों को अभी पता है, ये लुइस को नहीं पता थी। ये हम आज की बात कर रहे हैं ना, इसको मैं आपके लिए इस तरीके से कवर कर देता हूं। ये बात हम लोगों को आज मालूम है, नॉट टोल्ड बाय लुइस, है ना। ये लुइस ने नहीं बताया था, लेकिन लुइस ने ये बताया था कि जिसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद लोन पेयर प्रेजेंट है, वो क्या कर सकता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। कैसे बना सकता है? बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी की वजह से हम लोग ये बोल देते हैं कि ये जो स्पीसी है, दिस स्पीसी इज बेस या लुइस बेस। बात समझ में आई? क्या आप लोगों को बात समझ में आई? लुइस बेस क्या करते हैं? लोन पेयर डोनेट करते हैं ना। लोन पेयर डोनेशन। अच्छा, एक्सेप्ट कौन करेगा बताओ? एक्सेप्ट कौन करेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में H प्लस है, हमारे पास में कौन है? H प्लस है ना। H प्लस के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। H प्लस के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। कैसे करेगा? एक बार हम इसी को एग्जाम्पल को देखते हैं। यहां पर देखना, यहां पर कौन है? अमोनिया है, NH3। इसके पास में क्या प्रेजेंट है? ये लोन पेयर प्रेजेंट है। इसके सामने रोता रोता H प्लस आया, बोला कि भैया हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, हमको भी स्टेबल होना है। तो ये क्या करेगा बताओ? सबसे पहले इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उसके बाद में उस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। क्या करेगा? पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, जिससे क्या बनेगा? NH4। एक पॉजिटिव चार्ज ये था इसके ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज लेके आया, या हम लोग ये बोलें कि जब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो नलीफाई हो गया। इसका पॉजिटिव चार्ज तो नलीफाई हो गया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन कहां से इलेक्ट्रॉन गया? नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन गया। तो नाइट्रोजन के ऊपर अब एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है। अब क्या बनाएंगे हम उसके ऊपर? एक पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या बोलें कि यहां पर NH4 प्लस बन जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एसिड बेस पेयर का। किसके? लुइस एसिड बेस पेयर की हम लोगों ने बात करी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लुइस एसिड बेस पेयर। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो हम लोगों ने ये बातें समझ ली हैं। आगे चल सकते हैं, चलिए।
तो ऐसा कहा जाता है कि लुईस थ्योरी जो है वो बेसिक फाउंडेशन है या मेन फाउंडेशन है मॉडर्न केमिस्ट्री की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लुईस थ्योरी की बात कर रहे हैं। इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लुईस थ्योरी, लुईस स्ट्रक्चर्स, ऑक्टेट रूल, लुईस एसिड बेसिस एंड एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन। मतलब इस क्लास में हम लोग, ये बात इन्होंने लिख दी है ना? तो हम लोग क्या करने वाले हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लुईस थ्योरी जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ऑनगोइंग है ये, दिस इज ऑनगोइंग, है ना? लुईस स्ट्रक्चर्स हम लोग 10th में भी पढ़ के आ चुके हैं, जो डॉट स्ट्रक्चर्स हम लोग बोलते हैं, है ना? ऑक्टेट रूल हम लोगों ने पढ़ लिया है, लुईस एसिड बेसिस हम लोगों ने समझ लिया है, एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन हम लोगों को पढ़ना है। आगे चलते हैं, ठीक है? तो लुईस क्या कहता है, बताओ? लुईस कहता है कि एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स टू अचीव स्टेबिलिटी लाइक नोबल गैसेस, ठीक है? अब एटम जो है अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को 8 इलेक्ट्रॉन तक कैसे लेकर जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स तक कैसे अचीव कर सकते हैं? पहली चीज हो गई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अरे ठीक है, ये सब वो बातें हैं जो हम लोगों को पहले से पता है, बस थ्योरी इसलिए लेकर आया हूं मैं ताकि पॉइंट्स मिस ना हो जाएं। अभी तक हम लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, अब ये इसलिए है कि कोई पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो जाए, आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख भी पाए, है ना? इसलिए आपके सामने ये थियोरेटिकल पोर्शन आया है ना? कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये हम लोगों को मालूम है। लुईस थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया या क्या हमको हेल्प कर दिया लुईस थ्योरी, कि वाई एटम्स कंबाइन, तो क्यों कंबाइन करते हैं? टू अचीव स्टेबिलिटी लाइक नोबल गैसेस। हाउ मॉलिक्यूल्स फॉर्म, कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं हम लोगों ने देखा, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं हम लोगों ने देख लिया। हाउ केमिकल रिएक्शंस हैपन, तो केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगी? केमिकल रिएक्शंस का मेन मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट। कहां पर होता है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट? बिटवीन टू और मोर एटम्स, मैं बोल देता हूं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन, ठीक है? हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। देखो जी, लुईस जो है उसने डॉट सिंबल्स बनाए, जिसके बेसिस पे उसने हम लोगों को अपनी थ्योरी समझाई, ठीक है? इन दिस स्ट्रक्चर्स द एलिमेंट सिंबल इज रिटन, क्या क्या लिखते हैं इसमें? एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, है ना? इसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं? एलिमेंट सिंबल लिखते हैं। उसके बाद में हम लोग डॉट्स की हेल्प से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दीज डॉट शोज हाउ एटम बॉन्ड्स विद ईच अदर, कि एक एटम दूसरे एटम से कैसे बॉन्ड करता है, ये कौन बताता है? ये डॉट्स बताते हैं, ठीक है? अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं ना, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे एक होता है बॉन्डिंग पेयर, जिसको हम लोगों ने बोला शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी। और उसके बाद आता है लोन पेयर, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं किया है,
तो यहां पर ये बेसिक चीजें हैं जो लुईस लुईस थ्योरी को समझने के लिए हमको जरूरी है ना। बेसिक स्ट्रक्चर्स आर यूजफुल टू विजुअलाइज सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, है ना, पोजीशन ऑफ लोन पेयर एंड अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। जो लुईस थ्योरी है भाई, हालांकि हम लोग ये इसकी लिमिटेशंस में पढ़ने वाले हैं, लेकिन लुईस थ्योरी जो है स्ट्रक्चर्स को डिफाइन नहीं करती है। लुईस थ्योरी स्ट्रक्चर्स को डिफाइन नहीं कर पाई है, इसलिए अभी तक हम इसको बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर का हम लोगों को आइडिया लगता है, हालांकि नहीं लगता है, लेकिन लुईस के हिसाब से स्ट्रक्चर्स ऐसे ही होती है ना। आगे चलते हैं। अब रूल्स हैं कुछ एक हमारे पास में फॉर ड्राइंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये आप लोगों को आते होंगे, नहीं भी आते हैं तो ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते इसके ऊपर। हाँ, आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, काउंट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं टोटल इन ए मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये है CH4 है ना। अब हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो चीजें हैं। यहाँ पर क्या क्या है, एक तो है हमारे पास में कार्बन, एक है हमारे पास में हाइड्रोजन। एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और टोटल हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पर बताओ, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये बोलता है एड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। हम लोगों ने कर लिया। अब देखो इसने क्या बोला, चूज अ सेंट्रल एटम। हम लोगों को सेंट्रल एटम चूज करना। देखना यहां पर दो तरह के एटम्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल एटम, एक क्या होता है सेंट्रल एटम, और दूसरा होता है पेरिफेरल एटम। एक होता है सेंट्रल एटम और दूसरा होता है पेरिफेरल एटम। क्या होते हैं ये, दिस इज द मेन एटम जिसके अराउंड सारी चीजें होती हैं। दिस इज द मेन एटम, और ये वो एटम होता है जो इससे कनेक्टेड होते हैं। ऑल दीज आर एटम्स आर कनेक्टेड विद सेंट्रल एटम। ऑल एटम्स, all peripheral atoms are connected with central atom। जितने भी पेरिफेरल एटम होते हैं वो सेंट्रल एटम के साथ में कनेक्टेड होते हैं, जैसा कि हम लोग यहां पर देखने वाले हैं जब हम ये पूरे लुईस स्ट्रक्चर्स बना लेंगे तब। ठीक है, अब किसने क्या बोला कि सेंट्रल एटम चूज करना है। सेंट्रल एटम जो होगा वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन जनरल बोलते हैं इसको, है ना। इन जनरल जो भी सेंट्रल एटम होगा वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन कैन नेवर बी, हाइड्रोजन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, हाइड्रोजन कभी भी Ca नहीं बन सकता। हेलोजेंस भी कभी सेंट्रल एटम नहीं बन सकती। दीज आर ऑलवेज प्लेस्ड आउटसाइड, मतलब ये हमेशा क्या होती हैं, हेलोजेंस भी हमेशा Pa ही बन के रह जाती है, Ca कभी नहीं बनती। समझ रहे हो, पेरिफेरल एटम ही बन के रह जाती है, सेंट्रल एटम हाइड्रोजन और हेलोजन कभी नहीं बनते हैं। ठीक है,
अब ये क्या बोलता है कि ड्रॉ सिंगल बॉन्ड्स फर्स्ट, तो बनाओ भैया सबसे पहले सिंगल बॉन्ड। हमने क्या बोला, डॉट से रिप्रेजेंट करना है। ये देखो ये कार्बन बनाया हमने, कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। उसके बाद हम लोगों ने क्या बनाया, हाइड्रोजन बनाया। हम लोगों ने क्या बनाया, हाइड्रोजन बनाया। क्या बनाया, हाइड्रोजन बनाया। अब या तो इसको भी आप डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, या फिर आप डिफरेंट कलर से भी यूज कर सकते हो। यहां पर आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, है ना। या फिर अगर आपके पास में डिफरेंट कलर्स नहीं है तो आप क्रॉस भी लगा सकते हो ऐसे, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको डॉट और क्रॉस ही बनाने हैं, लेकिन आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके हैं और ये इलेक्ट्रॉन इसके हैं। ठीक है, समझ आ रही है आपको ये बात। ठीक है, अब ये क्या बोलता है बताओ, कि सबसे पहले सिंगल बॉन्ड्स को कनेक्ट करो, है ना। तो हर हर बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सिंगल बॉन्ड्स कनेक्ट करो, इसको इसके साथ में कनेक्ट करो, ये कनेक्ट हो गया, ये इसके साथ में कनेक्ट हो गया, ये इसके साथ में कनेक्ट हो गया, और ये इसके साथ में कनेक्ट हो गया। अब ये क्या बोलता है, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ आउटर मोस्ट एटम्स। अब यहां पर हाइड्रोजन हमेशा 2 ही एटम्स रख सकता है आउटर मोस्ट शेल में, यहां पर इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो हमेशा हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये जो पेरिफेरल एटम है, ऑलवेज कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ पेरिफेरल एटम फर्स्ट। सबसे पहले आपको इसको प्रायोरिटी देनी है, इसको आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले पेरिफेरल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है और उसके अंदर हमको इसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है। ठीक है, अब इसका अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में बच गए हैं वो सेंट्रल एटम्स पर ढोल दो। क्या करना है, जितने भी लेफ्ट ओवर हैं, तभी तो मेन एटम है वो। अरे तभी तो मेन एटम है, क्योंकि सारी अपने ऊपर ले लेता है वो। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं वो क्या करना है, सेंट्रल एटम पर डाल देना है। इफ सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर मान लो सेंट्रल एटम के, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये है कार्बन, यहां पर क्या है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन यहां पर लेके आता हूं मैं, यहां पर क्या लेकर आता हूं मैं, ऑक्सीजन लेकर आता हूं। ठीक है, ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सिंगल बॉन्ड बनाए। हम लोगों ने क्या किया, सिंगल बॉन्ड बनाए। अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, सबसे पहले देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, ऑक्टेट कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं। इसका भी ऑक्टेट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड बना दिया सर। ऑक्टेट देख लिया, हाँ सर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके आगे जब हम लोग चले तो हम लोगों ने क्या बोला कि सेंट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सेंट्रल एटम को देखो भैया कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में, 1 2 3 4 और 5 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह गया है तो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाओ। क्या बनाएंगे हम लोग, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं बाय शेयरिंग लोन पेयर्स, या इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग शेयर करके बॉन्ड बना सकते हैं। क्या करेंगे अब हम लोग बताओ, यहां पर अगर देखा जाए, वापस से बनाते हैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। अगर मान लो आपके पास में ये कार्बन है, ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसके पास में ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर इसने सिंगल बॉन्ड बनाया किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, और ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ऐसे के ऐसा ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, 1 2 3 4 5 6, ये हमने इसका बॉन्ड बना दिया।
ठीक है, ये हम लोगों ने इसका बॉन्ड बना दिया। अब क्या है, इसके पास में कार्बन के पास में लोन पेयर बच गया, प्लस इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ में, बॉन्ड एक्सटेंड करना है, एक बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ में। ठीक है, तो बॉन्ड बना दिया हम लोगों ने, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था अभी भी सेंट्रल एटम। अब चेकआउट करो ऑक्टेट रूल को, टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखो, एंश्योर स्ट्रक्चर यूजेस एग्जैक्टली टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट यू हैव कैलकुलेटेड। मतलब ये जितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो बताओ, कार्बन के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं? 6 होते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। टोटल कितने हो गए? 4 और 12, कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आप लोगों को ये चेक करना है, ये जो जितने इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पर इन्वॉल्व किए हैं, क्या इनका टोटल सम 16 हो रहा है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो रहा है। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोगों ने कैलकुलेट करे थे वो अभी भी 16 ही है। अब अगर मान लो इन केस ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट होने के बाद में, ये बात छोड़ दो, फॉर आयंस, जैसे मान लो अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं या एक्स्ट्रा होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो आयंस हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, या नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज भी अगर आपको मॉलिक्यूल पे दे दिया तो उसको आप कहां पे डालेंगे? देखना, एड इलेक्ट्रॉन्स फॉर नेगेटिव चार्ज, मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया है तभी तो नेगेटिव चार्ज आया है। अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव किया है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया है। तो अगर आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो नेगेटिव चार्ज लगाना है, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो पॉजिटिव चार्ज लगाना है। पुट ब्रैकेट अराउंड द आयनिक लुईस स्ट्रक्चर विद चार्ज। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास में यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन जब होगा, NH4 प्लस का फॉर्मेशन जब होगा, है ना, NH4 प्लस का जब फॉर्मेशन होगा, तो ये बोलता है कि लुईस इसके आगे एक ब्रैकेट लगाओ, और यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चार्ज इस आयन के ऊपर या इस मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट है वो आपको यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर लगाना है। तो ये है मेन रूल्स फॉर राइटिंग ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल या लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये हमारे पास में रूल्स हैं। आगे चलते हैं। ऑक्टेट रूल हम लोगों ने एक्चुअल में पढ़ लिया है, लेकिन एक बार थोड़ी सी इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, एटम टेंड्स टू गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना? आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 है ना। दिस गिव्स देम स्टेबल नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन, हाइड्रोजन एंड हीलियम बोल सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिनका सिर्फ ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। वाई ऑक्टेट इज कंप्लीट? इट एक्सप्लेन्स वाई एटम्स फॉर्म कंपाउंड। देखो भाई, यहां पे जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, उनका मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है तो केमिकल रिएक्शंस हुई हैं, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? टू टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो इट एक्सप्लेन्स स्टेबिलिटी इन मोस्ट मेन ग्रुप एलिमेंट्स। However, some atoms can violate this rule. हम लोग देखेंगे कि यहां पर हमारे पास में कुछ एक एक्सेप्शंस भी आएंगे जहां पर ऑक्टेट रूल फेल हो जाएगा। ऑक्टेट रूल और लुईस ये दोनों फेल हो जाएंगे, है ना, ये इसकी लिमिटेशंस में आएगा। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। आगे चलते हैं, एक्सेप्शंस देखेंगे अब हम लोग, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे? एक्सेप्शंस। इससे पहले अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं बताओ? आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोगों के लिए एक सुविधा है, आप लोग यहां पर व्हाट्सएप पर अपने डाउट्स भेज सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल ही जाते हैं, तो आप लोग
हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स के अंदर भी आप लोग अपने डाउट्स छोड़ सकते हैं, हम लोग उनको ज़रूर से देखेंगे। तो अभी तक का एक बार रिवाइज करिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलें आगे। तो एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो सम मॉलिक्यूल्स डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। तो कुछ एक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। यहां पर हमारे पास में तीन तरह की कैटेगरी होती है। एक जिसके इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं, दूसरे जिनके एक्सपेंडेड ऑक्टेट होते हैं, और तीसरे जिनके ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हम इनको बोलते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास में इनकम्प्लीट ऑक्टेट की हम बात करते हैं। हमारे पास में बोरोन है, मान लो हमारे पास में कौन है? बोरोन है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें 3 इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, अगर ये बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है फ्लोरीन के साथ में, ये हो गया हमारे पास में फ्लोरीन एक, ये दूसरा फ्लोरीन, और ये तीसरा फ्लोरीन। मान लीजिए ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर बोरोन ने 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया, पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। बॉन्ड्स कितने बनाए? 3 बॉन्ड्स बनाए। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बताओ क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उसको लुईस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, या फिर ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन हो जाता है ना। और जहां पे ऑक्टेट रूल फंसेगा वहीं पे लुईस फंसेगा, क्योंकि लुईस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। तो जहां ऑक्टेट रूल फंसा वहीं पे कौन फंस जाएगा? लुईस भी फंस जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या हो गया यहाँ पर? BF3, बोरोन हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट है मान लो, मतलब जो ऑक्टेट है 8 इलेक्ट्रॉन जो है उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में मान लो हम लोग बात कर सकते हैं SF6 की बात कर सकते हैं, हम लोग SF4 की बात कर सकते हैं, हम लोग PCl5 की बात कर सकते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास में जिनकी हम बात कर सकते हैं, जहां पर क्या होता है? जहां पर ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा आ जाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बार कैलकुलेट करना आप लोग यहां पर, जैसे मान लो सल्फर है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसने बॉन्ड्स कितने बनाए? 6 बॉन्ड्स बनाए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताना आप जरा कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहां पर सल्फर के पास में देखो, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन +4 बॉन्ड्स बनाए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए सर। PCl5, 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ फॉस्फोरस, और यहां पर 5 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए हैं। यहां पर आयोडीन आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड बनाना चाहिए था, 7 बॉन्ड्स बना लिए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। मच मोर देन ऑक्टेट।
अगर ऑक्टेट से बहुत ज़्यादा हो गया है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। और जहाँ पर एक्सपेंडेड ऑक्टेट की बात आ जाती है वहाँ पर लुईस फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? लुईस फेल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है हमारे पास में, ये नाइट्रोजन है मान लो, है ना। आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? एक, दो, तीन, चार और ये पांच। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भैया? पांच इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ? छह इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। जो लुईस था, लुईस ने दो तरह के पेयर्स की बात करी। एक तो था बॉन्ड पेयर, किसकी बात करी उसने? बॉन्ड पेयर की बात करी। किसकी बात करी उसने? लोन पेयर की भी बात करी, है ना। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो हमारे पास में ये क्या है? ये क्या है हमारे पास में? बॉन्ड पेयर है। हमारे पास में ये क्या है? लोन पेयर है। लेकिन सर ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये एक सवाल बन के अटक गया। किसके लिए? ऑक्टेट के लिए, ऑक्टेट रूल के लिए। और लुईस से जब पूछा गया कि भैया लुईस ये सब क्या है, तो लुईस ने क्या किया? बोले सर हमको नहीं पता, हमको माफ कर दीजिए, हम इसको नहीं बता पाएंगे। ये रोने लग गया, ये रोने लग गया। क्या करने लग गया? ये रोने लग गया। तो जहां पर ऑक्टेट फेल वहां पर लुईस फेल। दीज एक्सेप्शन shows that Lewis theory is not perfect and sometimes needs एडवांस्ड थ्योरी, जिसके अंदर हम लोग एडवांस थ्योरी की भी बात करने वाले हैं आगे चलकर। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बार हम लोग ये देख लेते हैं लुईस एसिड एंड लुईस बेस थ्योरी, है ना, जो हम लोग बात कर चुके हैं। लुईस फर्दर एक्सटेंडेड हिज थ्योरी, उसने आगे जब ये सब रायता डुल गया तो उसने कवर अप करने के लिए ये चीजें बताई। क्या बताई? कि भैया लुईस एसिड वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, और लुईस बेस वो होते हैं जो डोनेट करते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। लेकिन इसको लाफे मारे और ये बोला गया कि भाई ये सब बताने से कुछ भी नहीं होगा। मेन जो प्रॉब्लम है वो तो वहां है जो तू एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। हमारे पास में कुछ एक एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों को याद रखने हैं। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। उसको मार पड़ रही थी, लगातार मार पड़ रही थी, और उसको ये कहा जा रहा था। तो ये बोला कि नहीं नहीं सर, हमारे पास देखो एग्जाम्पल भी है, हमारे पास तो देखो एग्जाम्पल भी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच के, है ना। इसको बोल रहे हैं सब लोग कि भैया बताओ बताओ कैसे होगा, कैसे होगा। एक्सेप्शंस की बात हम कैसे करेंगे? जो एक्सेप्शन है उनको कैसे एक्सप्लेन करोगे? सर सर मेरे पास एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखो सर ऐसे बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है? जैसे मान लो हमारे पास में अमोनिया है सर, है ना। पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तीन बॉन्ड बना लिए, एक क्या बच गया? लोन पेयर बच गया। देख रहे हो सर आप, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ सर। पहले क्या था? मंडली बैठती थी पूरी, है ना। साइंटिस्ट है लुइस, बोले कि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा। सारे साइंटिस्ट बैठ गए, ये चीज़ों को बताना शुरू किया। जब इसके लाफे सामने से पढ़ने लगे ना कि अच्छा तूने ये किया, इसका एक्सेप्शन होगा तो बताना, क्योंकि सामने भी तो साइंटिस्ट बैठे हैं, तब इसकी बोलती बंद हो रही है। बोलती तो बंद हो ही नहीं रही है, लपर लपर करे जा रहा है। ये क्या कर रहा है सर? देखो नाइट्रोजन है, उसने तीन बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर बच गया। अब जैसे मान लो BF3 है, BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है सर। अब ये क्या करेगा? लोन पेयर इसको देगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से अमोनिया ने क्या किया? लोन पेयर डोनेट किया, एक्ट्स एज ए लुईस बेस। एंड BF3 ने क्या किया? एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की वजह से लुईस एसिड बोला जाता है। लेकिन बात तो आखिर यही थी कि भैया एक्सेप्शन को कैसे एक्सप्लेन करोगे?
और इतने में बाकी साइंटिस्ट उठ गए भैया। बाकी साइंटिस्ट ने उठ के बोला कि चल ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच को छोड़, तो इन सवालों के जवाब दे। क्या सवाल क्या है कि कोई भी चीज दुनिया में जब होती है हमारे सामने, है ना, हमारे सामने जितनी भी चीजें हैं वो सब 3D फॉर्मेट में है। जैसे मान लो अगर मैं इस पेन की बात करता हूँ, ये जो पेन जो है, ये स्टाइलस जो है, ये 3D फॉर्मेट में है। इसका ये एक्स एक्सिस पे भी है, ये वाई एक्सिस पे भी है, जेड एक्सिस पे भी है ना। लेकिन लुईस की थ्योरी क्या बोलती है, डॉट्स को डॉट से कनेक्ट करो, मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन एक इंसान आपके सामने जब खड़ा है तो डॉट से डॉट को अगर मिलाया गया होता तो एक फ्लैट सरफेस बनती, ना कि एक 3D ऑब्जेक्ट। तो लुइस से सामने बैठे, इस तरफ बैठा था लेफ्ट साइड में ना, वो लेफ्ट साइड में बैठा था, उसने बोला कि बेटा ये बता कि एक मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है, या उसकी 3D ज्योमेट्री क्या होती है। ये किसने पूछा, साइंटिस्ट ने पूछा। लुइस रोने लगा। लुइस रोने लगा। अब चैप्टर यहां से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जैसे जैसे साइंटिस्ट पिटने लगेंगे ना, आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। आप लोगों को इसी में तो मजा आता है। खैर आगे चलते हैं। लुइस कैन नॉट एक्सप्लेन 3D स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ही कैन ओनली प्रिडिक्ट 2D, है ना, कैन नॉट प्रिडिक्ट 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। रोने लगा। फिर एक पीछे से एक साइंटिस्ट बैठा था, बैक बेंचर, है ना, वो उठा। उसने बोला कि भैया ये बताओ कि रेजोनेंस कैसे होता है, रेजोनेंस को प्रॉपरली आप एक्सप्लेन करो, है ना। क्योंकि कुछ एक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, या मैं कहूंगा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसके अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं और सभी स्ट्रक्चर्स वैलिड होते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके काफी सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं और सभी वैलिड होते हैं। जैसे मान लो आपके पास में, लुइस का एग्जांपल उठाते हैं, इसने इसको एक्सप्लेन किया था। हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, ये वाला एग्जांपल देखा था, ये वाला। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, दोनों चीजें तो सेम है। लुइस से पूछा बता भाई, इसके दो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दोनों सही हैं, फिर क्या करें हम, किसको सही माने। इसके लिए रेजोनेंस एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो बता, ये बता कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो इस बात पे तो लुइस ने बोला मुझे थप्पड़ मार लो। इसने क्या बोला, मुझे थप्पड़ मार लो। लेकिन मेरे पास जवाब नहीं है, नो जवाब। लुइस ने बोला मेरे मेरे को थप्पड़ मार लो आप लोग, लेकिन मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है, नो जवाब। अच्छा, अब साइंटिस्ट जोश में आ गए, जितने भी साइंटिस्ट वहां पर बैठे थे वो सब लोग जोश में आ गए। तीसरा साइंटिस्ट उठा, उसने बोला कि ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस भी तू हैंडल नहीं कर पाया। तूने बोला कि ऑक्टेट रूल पर मेरा बेस्ड है, लेकिन जहां पर ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन आते हैं, हम लोगों को पता है कि ऑक्टेट रूल कहां पर पीछे रह जाता है। तुझे भी पता है कि ऑक्टेट रूल कहां पर पीछे रह जाता है। तो जब तूने अपनी थ्योरी दी तो तूने ये क्यों नहीं बताया कि ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन तेरी थ्योरी में हम कैसे एडजस्ट करें। जैसे हम लोगों ने अभी बात करी, किसकी बात करी, एक्सपेंडेड ऑक्टेट की, है ना। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाता है उनकी, या ऑड इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे हम लोग तीनों चीजें लिख सकते हैं ना। यहाँ पर सिर्फ इसने बोला है एक्सपेंडेड ऑक्टेट, हम लोग यहाँ पर साथ में लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है फ्यूअर देन 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी लिख सकते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात पे घुटनों पे आ गया अब ये। ठीक है, इस बात पे घुटनों पे आ गया। इसके बाद इससे एक और सवाल पूछा गया कि बता बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालेंगे, बता बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे। तूने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बता दी, लेकिन भाई बॉन्ड बना है, हम लोगों ने शुरुआत कहां से करी थी इस चैप्टर की कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन का बेसिस ही एनर्जी रिलीज था, बता बॉन्ड की एनर्जी। तो वी कैन नॉट कंपेयर स्ट्रेंथ, या वी कैन नॉट कंपेयर एनर्जी, या वी कैन नॉट कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑन बेसिस ऑफ लुइस। तो अब यहां पर लुइस ने बोला मैं हार गया, मैं हार गया। इस बात का फायदा और बाकी साइंटिस्ट ने उठाया और यहां से न्यू थ्योरीज का डेवलपमेंट हुआ। यहां से न्यू थ्योरीज का डेवलपमेंट हुआ। जितने भी इसके एक्सेप्शंस थे, जितनी भी इसकी लिमिटेशन थी, उन सब से एक एक नई थ्योरी बन के आई, एक नया कॉन्सेप्ट बन के आया, और इसी से हमारा चैप्टर आगे बढ़ने वाला है। अभी तो बात शुरू हुई है। फिर इससे बोला कि बता डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कॉम्प्लेक्स आयंस बनते हैं, उनका बॉन्डिंग पैटर्न बता। तो ये भी नहीं बता पाया। अच्छा, इसने पोलैरिटी भी नहीं बता पाया, मतलब बॉन्ड्स पोलर कैसे होते हैं ये भी नहीं बता पाया, जिसकी तो हम लोग बात कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम लोगों ने बातें कर दी, है ना। इसने क्वांटम नेचर ऑफ बॉन्ड्स को ही इग्नोर कर दिया, क्वांटम नेचर, क्वांटम नेचर। इसने बेसिक जो पैटर्न होता है इलेक्ट्रॉन्स का उसी को इग्नोर कर दिया, इलेक्ट्रॉन पैटर्न। इलेक्ट्रॉन पैटर्न को इसने इग्नोर किया। कैसे इग्नोर किया हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो बताओ, क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई, है ना। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। यहां पर देखो, ये कौन बताएगा, यहां से एक थ्योरी आएगी वीएसीपीआर, यहां से थ्योरी आएगी वीएसीपीआर, है ना। जो रेजोनेंस नहीं बता पाया, रेजोनेंस तो खुद ही अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है ना। इसके अलावा ये जो ऑक्टेट को नहीं बता पाया, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, है ना, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। और हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट आएगा। हमारे पास में जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड लेंथ है, इसके लिए हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो जितनी भी हमारे पास में चीजें हैं ना, इन सब के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास में नया कॉन्सेप्ट आने वाला है। जैसे कि इसके लिए इसके लिए हम पूरा डी ब्लॉक पढ़ेंगे, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक पढ़ेंगे, 12th क्लास वाला चैप्टर, 12th क्लास वाला चैप्टर। पोलैरिटी के लिए कौन आ जाएगा, पोलैरिटी के लिए फैजान आ जाएगा, फैजान भाईजान हमारे, फैजान्स रूल। और कौन आ जाएगा हमारे पास में, डाइपोल मोमेंट। और कौन आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे का बता रहा हूं कि आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, ये सब हम लोगों ने बातें कर ली कि भैया ठीक है वो फेल हो गया, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंस क्या है एक बार वो देख लेते हैं हम लोग। Lewis theory is extremely important because explains chemical bonding in many compounds, mainly in second period element. Mainly in second period elements. Help in understanding molecular structures. ऐसा यूजुअली नहीं होता है, बहुत रेयर चांसेस हैं ये, रेयरली, है ना।
ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म बता सकते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो जाएगी, कैटालिसिस हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शंस हो जाएगी। एसिड बेस रिएक्शंस मेनली इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में यूज होती है, पॉलीमर प्रोडक्शन में होता है। पॉलीमर प्रोडक्शंस जैसे आप लोग जानते हैं, चेन रिएक्शंस जो यहाँ पर हम लोग करवाते हैं, चेन चेन सिंथेसिस करते हैं हम लोग। ड्रग सिंथेसिस हमारे पास में फार्मेसी में काम आ जाती है ये चीज़ें। तो कुछ एक इसके बेनिफिट्स भी हैं। हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग केमिकल रिएक्टिविटी एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन, हम लोग बता सकते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी। बेसिक तो यही था ना हमारे पास में कि ये इस तरीके से बॉन्ड का निर्माण होता है या इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ें मेनली यहीं से स्टार्ट हुई थी। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका बहुत ही ज़्यादा तो नहीं लेकिन यूज़ है। लिमिटेशन कंक्लूजन, लुईस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन 3D मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी नहीं बता पाती है, इसके लिए हमारे पास में MOT आएगी, है ना। फेल्स टू एक्सप्लेन ट्रांजिशन, डी डी ब्लॉक की बात हम करेंगे, या 12th क्लास में जब हम लोग डी ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे। नीड्स VSEPR एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। कंक्लूजन ये है कि लुईस थ्योरी इज बेसिक बट पावरफुल कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, है ना। किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। इट एक्सप्लेन्स बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, एसिड बेस बिहेवियर बता देती है। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए आ गई हैं। तीसरी चीज़, इवन दो इट हैज़ लिमिटेशंस, इट इज़ वाइडली यूज्ड एंड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री की जितनी भी बॉन्डिंग थ्योरीज हैं उसकी फाउंडेशन लुईस थ्योरी ही है। इसी के फेलियर्स को हम लोगों ने कैसे बोला कि जैसे अगर यहां पर इस चीज के लिए फेल हुआ तो कौन आ जाएगा, MOT आ जाएगी। इस चीज के लिए फेल हुआ तो कौन आ जाएगा, VSEPR आ जाएगी। मतलब हर एक थ्योरी इसके ही जो लिमिटेशन है वहां से आती है। एक बार हम लोग देखते हैं कि बॉन्डिंग पैटर्न एक्चुअल में होता क्या है, या हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो बॉन्डिंग कैसे आगे बढ़ी है, कैसे आगे बढ़ी देखना। कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग किसकी बात कर रहे हैं फिलहाल, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। इसको आप लोगों को नोट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोवेलेंट बॉन्ड को सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी आई लुईस थ्योरी या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले कौन आया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आया, है ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड है बताओ, बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, है ना। और क्या बताती है ये, फॉर्मल चार्ज बताती है। और क्या बताती है ये, एसिड बेस बिहेवियर बताती है, एसिड बेस बिहेवियर। तीन चीजें बताती है। लेकिन जहां पर भी ऑक्टेट रूल फेल हुआ, जहां पर भी इसकी लिमिटेशन आई, जब इसकी लिमिटेशन आई तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हमको क्या बताएगा, हाइब्रिडाइजेशन हमको बताएगा बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन हमको बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बारे में बताएगा। उसके बाद में हमारे पास में या हम कहेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन से पहले एक थ्योरी आएगी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद में आएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको बताएगी एक्चुअल में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो ये कैसे बनता है, बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब वो कैसे होती है वो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आई, लुईस थ्योरी। उसके बाद में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहां से जब हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग बात करेंगे वीएसईपीआर की, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो क्या बताएगा, मॉलिक्यूल्स के शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप एंड जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। और ये होगा थ्री डी स्ट्रक्चर्स, या थ्री डी शेप में हम इसको बता पाएंगे। ठीक है, इसके बीच में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे फॉर पोलैरिटी, पोलैरिटी एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग देखेंगे फेजान रूल और डाइपोल मोमेंट। ठीक है, कुछ एक बीच में कॉन्सेप्ट आएंगे जैसे कि ड्रैगोज रूल, है ना, बेंट्स रूल। तो ये कुछ एक कॉन्सेप्ट बीच बीच में आने वाले हैं, बट मेनली हम लोग इसी पे चलेंगे। और लास्ट में है ना, लास्ट में हमारे पास में आएगी एक और थ्योरी जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कौन आएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हमको बताएगी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स के बारे में, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो सारी चीजें आएंगी। बॉन्ड एनर्जी के अंदर भी हम लोग अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है वो सब हम लोग बात करने वाले हैं, या एंटी बॉन्डिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैप है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में हम लोग आगे चलने वाले हैं। आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम लोगों को आगे डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे। अभी तक के पढ़ाई में अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप यहाँ पर अपनी क्वेरीज को, अपनी हेल्प अगर कोई करवाना चाहते हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए नीट या जेई से रिलेटेड, आप हमको यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी के लिए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। समय समाप्ति की घोषणा आ चुकी है हमारे पास में। फोकस के साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। आपको लेक्चर नोट्स फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन आपके हाथ से बनाए हुए जो नोट्स है ना, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि पीडीएफ आप एक बार के लिए डाउनलोड करेंगे, वो आपकी फ़ोन की स्टोरेज ही फिल करके रखेगी। आप लोग उसको दोबारा नहीं पढ़ के देखने वाले। पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई जो एक्चुअल में होगी वो आपकी खुद के नोट्स से होने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थैंक यू सो मच।